ठीक है, अगर मोनोटोनिसिटी चालू करें लेक्चर, तो हालांकि अगर बात करें हमारे पास क्या क्या हमने खत्म कर दिया, हमारे पास टेंजेंट एंड नॉर्मल रेट के क्वेश्चन हमारे पास खत्म कर दिए गए हैं, और अभी जो हमने खत्म किया अप्रॉक्सीमेशन, 3 खत्म हो गया, 2 बचे हमारे पास, और जब 3 खत्म हो गए चौथा ये हो रहा, फिर हमारे पास रूल्स एंड लैंग्वेज थ्योरम बचेगा हमारे पास, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमम बचेगा है। तो मोनोटोनिसिटी हमारे पास क्या है, मोनोटोनिसिटी हमारे पास का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लो। मोनोटोनिसिटी का मतलब होता है यूनी डायरेक्शन, यूनी डायरेक्शन। अच्छा, यूनी डायरेक्शन मतलब क्या हुआ, मतलब एक ही डायरेक्शन में जो भी जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करें, मतलब क्या एक ही कांस्टेंट पे है ना, कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है तो चलते ही जा रहा है। यूनी डायरेक्शन में अगर कोई सा भी, अगर यहाँ पे अगर मैथमेटिक्स में क्या बात होती है यूनी डायरेक्शन की, आप कह रहे हो कोई सा भी अगर बढ़ रहा है तो बढ़ता ही रहेगा, राइट साइड जाए तो राइट साइड ही जाएगा, लेफ्ट साइड जाए तो लेफ्ट साइड जाएगा, डिक्रीज होगा डिक्रीज ही होगा। ठीक है, मतलब यही उसका मतलब होता है, लेफ्ट साइड जा रहा तो राइट साइड ही जाएगा, ऊपर जाए तो ऊपर ही जाएगा, नीचे जाएगा ऊपर, सामने जा रहा तो सामने ही जाएगा। अबे ये क्या हो, हाँ क्या सब समझ लेना। अरे यार, यहाँ पे स्टार होना है, खैर छोड़ो, डायरेक्शन ठीक है। अरे यहाँ पे इतना हमने समझ लिया हमारे पास, तो मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है, हमारे पास कोई सा भी ग्राफ अगर बढ़ रहा है तो बढ़ेगा, घटेगा घटेगा, लेकिन कब बढ़ रहा होगा कब घट रहा होगा, कब यहाँ कहाँ वहाँ, तो उसका क्या डायरेक्शन होगा, ऐसे थोड़ी होगा कि कहीं पे भी कुछ भी है। तो आप जो अगर देखें तो आप बिहेवियर ऑफ ग्राफ देख लें। बिहेवियर ऑफ ग्राफ का क्या मतलब होता है, बिहेवियर ग्राफ का मतलब कहीं ना कहीं इसको क्लासीफाई तो क्या, कि कब इंक्रीज कर रहा है कब डिक्रीज कर रहा है हमारे पास। तो अगर बात करें हमारे पास तो इसका होता है पहला इंक्रीजिंग, मतलब इंक्रीजिंग मतलब यार कोई सा ग्राफ इंक्रीज हो रहा होगा, फिर आप उसके बताओ डिक्रीजिंग, मतलब कोई सा ग्राफ कभी ना कभी तो डिक्रीज कर रहा होगा ना। ग्राफ के बारे में और तो और डालो तो बिहेवियर डालो, बिहेवियर ऑफ ग्राफ। ठीक है, इंक्रीज का तो ज़्यादा, इसको भी फर्दर हमारे पास मतलब इसको बांटा गया, इसको जब बांटा गया तो हमारे पास में वर्ड आ गया स्ट्रिक्टली, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और हाँ नॉन डिक्रीजिंग। ये क्या हो, नॉन डिक्रीज, जाहिर सी बात है अगर कोई भी ग्राफ इंक्रीज हो रहा होगा तो उसको बोलते हैं नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, इसका भी क्या फर्दर क्लासीफाई हुआ, तो इसका भी क्लासीफाई हुआ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ठीक है, एस टी को स्ट्रिक्टली लिख दिया, और यहाँ पे होगा क्या नॉन इंक्रीजिंग। जाहिर सी बात इसमें क्या आ जाएगा, नॉन इंक्रीजिंग आ जाएगा। अच्छा इंक्रीजिंग है, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं नॉन इंक्रीजिंग। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। अच्छा मतलब जो भी मोनोटोनिसिटी इसमें यह बताता है, हाल वैसे मोनोटोनो का मतलब होता है हमारे पास बोर करना। ठीक है, कोई भी चीज़ बोर कर रही है हमारे पास, उसका इंग्लिश में मतलब मोनोटोन है। लेकिन इसमें क्या मतलब होता है कि डायरेक्शन होगा, कोई किस डायरेक्शन में कौन सा ग्राफ जा रहा है। हालांकि ऐसा थोड़ी हो जाएगा किसी भी डायरेक्शन में कुछ भी जा रहा है तो उसको किसी न किसी को क्लासीफाई तो किया होगा, कब एक कह सकते हो उसको कहीं ना कहीं तो पुट किया होगा। तो हाँ उसने पुट किया, उसने कह दिया कि एक इंक्रीजिंग है एक डिक्रीजिंग है। लेकिन उसने फर्दर जब उसमें जानकारी निकली तो ये निकली कि वो एक तो होता है यहाँ पर, जब उसने देखा एक तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, दूसरा नॉन डिक्रीजिंग। ठीक है, अभी सब बात करेंगे है क्या। फिर दूसरा जब डिक्रीजिंग में गया तो उसके भी वही फर्दर पार्ट की ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है हमारे पास, फिर नॉन इंक्रीजिंग है। ठीक है, जब ये हमने सब देख लिया हमारे पास, तब हम क्यों ना बातचीत कर लें और अच्छी इसी के ऊपर। तो ये जो ग्राफ था, ठीक है, जब भी बात आएगी हमारे पास कैसी इंक्रीजिंग की, सिर्फ अभी हम इंक्रीजिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, इंक्रीजिंग क्या बात है हमारे पास, जब हमने इंक्रीजिंग के बारे में देखा तो हमें वहाँ से पता चला जब हम x1 की वैल्यू बड़ी होगी किससे, x2 से, कब, जब उसको हम कहाँ डालें फंक्शन में, यानी एक जाहिर सी बात है एक दो वैल्यू होंगे हमारे पास, उसको फंक्शन में तो डालेंगे, कोई सा भी फंक्शन देगा हमारे पास, तो वहाँ से हमारे उसने फंक्शन दे x2। ठीक है, और इन कोई सा भी उसके इंटरवल्स अगर अच्छे और अच्छे से कहो तो अभी ये आईडी डालो इंटरवल्स, हालांकि अभी इस इंटरवल के बाहर भी देख लेंगे और अच्छी क्लास पे इंटरवल है तो जाहिर सी बात है कहीं से शुरू कहीं से खत्म, इसको दे लिया ए से शुरू बी में खत्म ओपन ब्रैकेट के साथ। ठीक है, जहाँ हमारे पास ध्यान समझना x1 की वैल्यू बड़ी होगी x2 की वैल्यू से। ठीक है, और जब फंक्शन में डालने के बाद x1 की वैल्यू ही बड़ी हो गई f2 की वैल्यू निकलने से, यहाँ पे क्या बड़ा है x1 बड़ा है x2 से। जब हमने ध्यान से देखा तो हमने फंक्शन में x1 डाला और वो x2 से बड़ा आ रहा है, यानी इसमें भी x1 बड़ा है इसमें भी x1 बड़ा है, तो हम कह देंगे हमारे पास ये क्या हुआ, इंक्रीजिंग का केस हुआ। इंक्रीजिंग
बट इंक्रीजिंग केस में क्या मतलब हुआ, इंक्रीजिंग अगर ग्राफ की अगर बात कर लें, ठीक है, ये मान लो कोई सा भी ये है ग्राफ, नहीं हालांकि ग्राफ चल जाता लेकिन अभी अच्छे से क्लियरिटी आ जाए तब अब ज़्यादा समझ आए। जैसे हमने कोई सा भी ग्राफ लिया, यहाँ हमने पॉइंट लिया x1 लिया और यहाँ पे हमने पॉइंट लिया ये x2 लिया, ठीक है। अगर इसके बराबर देखेंगे हमारे पास जनाब, तो वैल्यू कितनी है, f1 की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे अगर वैल्यू आप देखोगे तो ये f2 की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, f2 की वैल्यू। जितने हमने ध्यान से देखा यहाँ पे भी इसकी, हाँ, तो अगर यहाँ से अगर देखा तो इसमें भी कौन सी वैल्यू बढ़ी है, x2 की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे मान लो अगर 4 से आगे आगे चल के तो 6 होगा, ठीक। इस तरीके से ऊपर वैल्यू y वाले कोऑर्डिनेट में, मतलब y वाली लाइन पे हमारे पास y एक्सिस में हमारे पास, तो ऊपर वैल्यू चलने में इंक्रीज होती है हमारे पास। तो यहाँ पे वैल्यू अगर हमने 4 ले तो यहाँ पे वैल्यू 6, तो ध्यान से देखो। हालांकि ये मत कह देना कि दोनों दोनों वैल्यू इंक्रीजिंग हो, नहीं, इसके मान लो यहाँ पे 8 भी हो गई तभी उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ देखना जो भी वैल्यू बढ़ी है कि नहीं। यहाँ पे देख पा रहे हो x2 की वैल्यू बढ़ी x1 से, फिर हमने जब यहाँ पे देखा फंक्शन में जब डालने के बाद, तो वहाँ से जो वैल्यू निकली वहाँ पे f2 की वैल्यू बढ़ी है x1 की वैल्यू से, ठीक है। तो यहाँ से मतलब ये इंक्रीजिंग का केस हुआ। लेकिन अगर ये ना हो करके, अब देखो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ अलग अलग मेथड भी तो, मतलब अलग अलग क्वेश्चन भी तो फ्रेम होंगे हमारे पास। मान लो, अरे यार, मान लो कोई सा भी ग्राफ है, ठीक है, ये कोई ग्राफ है, यहाँ पे ध्यान देखो, यहाँ पे आपने x1 कह दिया, यहाँ पे x2 कह दिया, ठीक है। यानी यहाँ पे x1 है और ये इसके थोड़े से ऊपर क्या x2 है, ठीक है। पर अगर ध्यान से देखो तो कहीं ना कहीं बीच पॉइंट में हमारे पास इसकी वैल्यू बराबर हो रही है। हालांकि देखो ना, क्योंकि इस तरीके ग्राफ बना है ना, इस तरीके के, तो यहाँ अगर x1 लिया हमने तो यहाँ पे x2 लिया, तो इसके बीच में जो वैल्यू है ये बराबर हो रही है। तो हालांकि इंक्रीजिंग में चलेगा क्या कि अगर बीच में वैल्यू बराबर हो जाए, हाँ चलेगा। तो इसमें अगर बीच में वैल्यू बराबर हो जाएगी तो जनाब, तो इनइक्वालिटी पता क्या कहेगी कि इसमें अब इनइक्वालिटी लग जाएगी। हालांकि अभी तो ग्रेटर देन साइन था, अब हम जब इक्वल का साइन आ गया तो उसमें क्या हुआ, इनइक्वालिटी लग गई। तो इसका मतलब यह हुआ हमारे पास कि इंक्रीजिंग में मतलब ये हुआ कि उसमें बीच में कहीं ना कहीं बराबर हो सकता है, हाँ बराबर हो सकता है। लेकिन स्ट्रिक्टली देखो, स्ट्रिक्टली वर्ड का मतलब ही होता है उसको जो उस पर अटेंशन प्रोवाइड करना कि कोई गलती गुंजाइश ही न रहे। बात समझ लो आप, स्ट्रिक्टली का मतलब ये होता है कोई सी भी गुंजाइश न रहे किसी भी गलत चीज़ होने की। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब ये होगा कि गुंजाइश ही न रहेगी किस चीज़ की, क्योंकि कहीं पे भी डिक्रीज करेगा, वो होता बढ़ता ही चला जाएगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब गुंजाइश नहीं होगी डिक्रीज होने की, वो हर एक पॉइंट में बढ़ता चला जाएगा। मान लो अगर अभी जो पॉइंट है इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो जो पहले वाला जो पॉइंट है उससे बड़ा होगा। फिर जो भी ए पॉइंट है इसके जस्ट वाला पी, अगर उसके जस्ट वाला ए के जस्ट वाला पॉइंट अगर बी है तो जो बी पॉइंट होगा वो हमेशा ए वाले से बड़ा होगा। इस तरीके से अगर ई है उसके ई के आने का एफ, तो एफ जो पॉइंट होगा हमारे पास वो ई से हमेशा बड़ा है। ऐसे चलते चले जाओ तो अगर लास्ट तक अगर हमारे पास वाई है तो वाई के आखिरी में क्या होगा, जेड होगा। इसमें मतलब ये जेड हमारे पास वाई से हमेशा बड़ा। ये स्ट्रिक्टली मतलब कहीं पे भी कोई कभी कंडीशन से किसी भी कंडीशन में उसमें हमारे पास बराबर की गुंजाइश ही नहीं रहेगी, उसमें बस इंक्रीज ही होगा। क्या बात है, इंक्रीज ही होगा। कब, जब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वर्ड हो। स्ट्रिक्टली का मतलब ये होता है कि कोई गलती ना हो, ठीक है ना। तो डायरेक्ट जो सिंपल इंक्रीजिंग, तो उसमें अब ये वाली कंडीशन होता है उसमें ग्रेटर देन और इक्वल का साइन, मतलब कैसे, तो उसमें इनइक्वलिटी आ सकती है। हाँ जनाब बिल्कुल आ सकती है, ठीक है। अब स्ट्रिक्टली की बात करें आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, तो हालांकि जिस पॉइंट में x1 की वैल्यू बड़ी है s2 से, ठीक है, फिर x1 की वैल्यू बड़ी आ जाती है हमारे पास किससे, x2 से, ठीक है। यहाँ पे उल्टा तो नहीं लिख दिया था यार हमने क्वेश्चन में, अभी तक जितने ग्राफ बना हमने उल्टा लिखा था ना। तो चलो यहाँ पे हम x2 ले लें, ये तो आप कहोगे बता क्या रहे हैं, ये x2 यहाँ पे x1 है, ठीक है। बात समझ आ रही है। यहाँ पे जितने भी ग्राफ लिए तो x2 बड़ा था ना, खैर उस तरीके से देख आप भी सही कर लेना, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि हमारे पास जिंदगी में क्या, मतलब जिंदगी में कभी भी जो भी ग्राफ होगा वो हमेशा कभी भी, मतलब कैसे, तो अगर ये ग्राफ है हमारे पास किसी भी चीज का तो ये कभी भी बराबर नहीं होगा, जैसे वो कभी बीच में बराबर हो गया था। हाँ, क्योंकि वर्ल्ड आगे क्या स्ट्रिक्टली मतलब हर एक चीज को बारीकी से पकड़ना है, ठीक है। यहाँ पर एफ कहीं पर भी आप x1 ले लो और इसके जस्ट वाला पॉइंट x2 ले लोगे आप, तो हमेशा, हाँ x1 ही बड़ा है ना, हाँ, तो x1 ही अब चाहे जहाँ पे देखो तो उसके जो फॉर्मूला जो भी फंक्शन में देखोगे आप तो हमेशा x1 बड़ा होगा। और यहाँ पे कहीं पे भी आप ध्यान से देखो तो कहीं पे बराबर होने की कोई शिकायत ही नहीं है हमारे पास, कहीं पे बीच में बराबर हो जाए, ठीक है। ये अगर इस तरीके का आप ग्राफ देख रहे हो आप, और एक एक्स के ऊपर ग्राफ देखें, ठीक है। अगर यहाँ पे कुछ नई चीज बताने जाएंगे, लर्निंग पॉइंट है, ठीक है। ये सारा बीच वाला पॉइंट ओरिजिन से पास हुआ। अब यहाँ पे देखो कोई सा भी पॉइंट आपको लो, तो यहाँ पे अगर मान लो हमारे पास क्या लेना हमने, अगर इस वाले पॉइंट को हमने, ये जो पॉइंट है इसको अगर हमने क्या मान लिया, इस वाले पॉइंट को
जाहिर सी बात है ये x1 मान लिया, ठीक है, और जो जाहिर सी बात है शुरुआती पॉइंट होगा उसी को तो x1 मानो, क्योंकि x एक्सिस है ना, यहाँ पे हमने x2 मान लिया यहाँ पर, तो इसका जो ग्राफ होगा ये x1 यहाँ पे, एक सेकेंड, हालांकि ये आपको डायरेक्टली बता दें, इससे आपको कंफ्यूज हो जाओगे, हमारे पास ये कहने का मतलब था, अगर ध्यान से देखोगे आप जिस पॉइंट में जाओ, अरे ये ग्राफ है ओरिजिन से पास होगा, ठीक है, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है जो कि ओरिजिन से पास होगा, हमारे पास ये कहने का मतलब आप जिस पॉइंट में देखोगे, पता है यहाँ पे x2 लो, x1 से s2, क्योंकि हर आपकी जो बुक होगी ना एनसीईआरटी तक में इसी तरीके से दिया हुआ है, तो इस एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास अगर x2 की वैल्यू अगर बड़ी जाहिर से यहाँ पे x1 होगा, यहाँ पे x2 होगा, तो आप ये देख पा रहे होगे जनाब कि यहाँ पे जो वैल्यू देख रहे हैं, यहाँ पे x1 की वैल्यू ये है, x2 की वैल्यू है, आप जिस पॉइंट में आप देखोगे उस पॉइंट हमेशा वैल्यू उसमें, क्योंकि जब भी जो भी ग्राफ होता है उसका अगर हमें देखना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि लेफ्ट से राइट जाने में हमेशा भी ग्राफ, अगर हमने पहले बताया अभी बताते हैं कि ग्राफ जाने में हमारे पास कभी भी वैल्यू, हमारे पास जो भी ग्राफ है वो हमेशा लेफ्ट से राइट जाने में बताता है कि ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है। तो हालांकि यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसका मतलब क्या, ये इंक्रीजिंग है, ठीक है, लेफ्ट से राइट गया, ठीक है, तो ये बात समझ में आएगी आपको आसानी से। मगर आप ये देख पा रहे होगे कि कहीं ना कहीं ओरिजिन से पास हुआ होगा ये ग्राफ, हाँ, और आप कह रहे हो स्टिकली इंक्रीजिंग है, हाँ, बात हम ये मान रहे हैं आपके, हम कि मैंने ही कहा कि आपने ओरिजिन से जिस दिन पास हुआ होगा उस दिन ये ग्राफ कह सकते ओरिजिन से पास हुआ, स्टिकली इंक्रीज, लेकिन जब ओरिजिन से पास हुआ तो ओरिजिन के बीच में कहीं ना कहीं तो कोऑर्डिनेट्स दोनों बराबर हो गए होंगे, 0,0, हाँ, ये भी बात तुम्हारी सही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे पॉइंट हुआ होगा, हाँ, तो उस पॉइंट जब ग्राफ पास हुआ होगा तो बीच में कहीं इस तरीके का बना होगा कि नहीं बना होगा, इस तरीके का, तो यहाँ पे तो वैल्यू हमारे पास कह सकते हो बराबर आ गई। तो आप तो जो कह रहे थे हमारे पास कि ये तो इंक्रीजिंग नहीं स्टिकली इंक्रीजिंग, और स्टिकली इंक्रीजिंग आपने इतनी कहानी सुना दी कि कहीं पे वैल्यू बराबर ही नहीं हो सकती, लेकिन ओरिजिन से पास हुआ होगा हमारे पास, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं बीच में अगर मैग्नीफाई करके देखो तो यहाँ पे वैल्यू बराबर ही तो हुई होगी, यहाँ से अगर 0,0 है तो यहाँ पे वैल्यू बराबर हुई होगी, हम मतलब हम मान रहे हैं आपकी बात कि हाँ वैल्यू बराबर हुई होगी। लेकिन आपको हमने एक चीज़ अभी तक नहीं बताई, क्या, कि अगर जो भी बात है, अब वो ध्यान समझना कि कभी भी अगर स्टिकली इंक्रीजिंग, हालांकि बात करिए यहाँ पास कि इसमें कभी भी ये नहीं, ये शब्द नहीं आ सकता स्टिकली, मतलब इनइक्वालिटी साइन नहीं आ सकता, सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का साइन चलेगा, हाँ, लेकिन कभी ना कभी स्टिकली लोग, जो लोग स्टिकली होते हैं, जो भी लोग स्ट्रिक होते हैं हमारे पास, कहीं ना कहीं तो नॉर्मल हो ही जाते हैं ना, तो इस तरीके से तो ग्राफ है, तो अगर ग्राफ अगर कभी ना कभी स्टिकली हुआ तो कहीं ना कहीं नॉर्मल तो वो भी हो सकता है, हाँ, हो सकता है। इस वजह से ग्राफ क्या कहती है, इनइक्वालिटी क्या कहती है हमारे पास, उसकी बात समझो, तो इनइक्वालिटी कहती है यानी स्टिकली इंक्रीजिंग, और जब इनइक्वालिटी मिल जाती है तो वो कहते हैं हमारे पास जो क्वालिटी नहीं, इक्वालिटी होल्ड, इनइक्वालिटी होल्ड और इनइक्वालिटी होल्ड ओनली फॉर एन इंस्टेंट। इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास ये मतलब हुआ, हमने कहा कि अब जो लोग स्ट्रिक्ट होते हैं कहीं ना कहीं तो हमारे पास नॉर्मल हो ही जाते हैं, ठीक है, फिर इनके बीच में बातचीत अगर हुई होगी कभी भी कोई, तो उन्होंने ये देखा होगा कि जीरो में जीवन से पास होगा। लेकिन फिर इनइक्वालिटी के भी रूल्स और ये स्टिकली इंक्रीजिंग जब भी बहुत सारे ग्राफ देखेंगे तो वहाँ से ये पता चला कि स्टिकली वर्ल्ड, अगर स्टिकली जो भी हम बात करें हमारे पास, अगर कहीं पूरे ग्राफ में अगर एक दो बार अगर कहीं कहीं मिल जाता है हमारे पास, तो हम कह देते हैं जनाब कि हाँ चलो ठीक है स्टिकली वर्ल्ड है, एक दो मिले हम नज़रअंदाज करके इसको स्टिकली मान ले रहे हैं। हमने क्या किया, इसको मतलब यहाँ पे मिल गया ना एक, यहाँ पे जो उसकी डेफिनेशन थी वो इनइक्वालिटी के बीच में इसी एक दो के लिए हम मान लेंगे कि हाँ चलो आपकी बात हम मान गए, एक दो में है ना कोई बात नहीं, आप स्टिकली इंक्रीजिंग ले जो, हम इंक्रीजिंग में नहीं डालेंगे, आप स्टिकली इंक्रीजिंग रखो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी कभी आप क्वेश्चन, जब आपको ये नहीं कि आप उसने क्वेश्चन में हमारे पास ये दे दिया, हमारे पास नॉन यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन लगा दिया, आप आपसे पूछ ले रहा है कि स्टिकली इंक्रीजिंग है या नहीं है, क्योंकि असर्शन रीजन का ये पार्ट है, ये हमने असर्शन रीजन में देखा हुआ था ये क्वेश्चन, समझ रहे आप, वहाँ पर सिर्फ ये दोनों लगे हुए थे, ये रीजन, ये असर्शन और रीजन यहाँ पास ये चीज़ लिखी हुई थी कि इनइक्वालिटी होल्ड वंस फॉर एन इंस्टेंट, यानी यहाँ पास फिर उसका जब हमने देखा तो बात वहाँ से क्लियर हुई हमारे पास कि एक्स क्यूब में भी तो यहाँ पे बीच में होता है, तो उसका मतलब क्या था, तो इसका मतलब ये होता है हमारे पास जब भी स्टिकली इंक्रीजिंग का वर्ड आएगा तो उसमें कहीं में कोई सा भी ग्राफ में एक दो बार अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ अगर कांस्टेंट हो जाता है हमारे पास, ठीक है,
जैसे यहाँ पे स्टिकली में हो गया था, वहाँ पर इंक्रीजिंग में तो हमने कह दिया था हाँ चलो तुम इनक्वालिटी का साइन लगा दो हमारे पास, क्योंकि बीच में बराबर भी हो रहा था, x1 और x2 की वैल्यू बीच में बराबर भी हो रही, तो हमने मान लिया। लेकिन स्टिकली में तो नहीं हो सकता था। लेकिन मतलब जो अभी आप मेन जब इनक्वालिटी में आप देखोगे तो कहता है चलो ठीक है, एक दो बार अगर आपके पास हो जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको हम स्टिकली इंक्रीजिंग में रखोगे, और कल को अगर हमारे पास ऐसे कुछ दे देगा तभी आप घबराओगे नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम 90% टाइम ये हमारे पास ग्रेटर देन का ही साइन रहेगा, बात की इक्वलिटी का साइन आ जाएगा अगर कोई भी दिक्कत होगी। तो आपको ये बात समझ में आई हमारे पास, बिना कि इसके उसके ये दो टर्म्स थे, अभी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। चलो ठीक है, ये बात आपको समझ में आई। इतनी बहस की असर्शन रीजन में पूछेगा आपको नचा देगा। ठीक है, ओके। जब हमने ये सब देख लिया तो हमें यहाँ पर ये चीज़ देखी थी कि अगर किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन ग्रेटर देन जीरो, अब हमने जो बात कर ली हमारे पास कि इंक्रीजिंग है तो जाहिर सी बात ये इसमें इनइक्वालिटी का साइन लगा, कोई दिक्कत। जब भी हमारे पास कह सकते हो जो फंक्शन अगर फंक्शन का डिफरेंशिएशन है जीरो से बड़ा आ जाए तो हम कह देंगे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। हालांकि जब इसका उल्टा मतलब जब इसका डिफरेंशिएशन, हालांकि वो डिक्रीजिंग की बात नहीं कही, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया जब भी ये होगा तो हम मान लेंगे ग्राफ कैसा है, डिक्रीजिंग, और ये ग्राफ कैसा है, इंक्रीजिंग का ग्राफ है। खैर डिफरेंशिएटर हालांकि इसी का रोल है, ये तो वैल्यू निकालने में यूज होता है, लेकिन ये जो जनाब था ना ये एक्सटेंशन रीजन में आपको मौत दे देगा। समझ रहे हो, ये बहुत डीप की बात है, ये बहुत अच्छी बात है, एक्सटेंशन रीजन बहुत तगड़ा फाइंड होगा। खैर जब इतनी चीज़ समझ में आ गई तो हमें स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की भी बात कर लें, हालांकि क्या सीन है उसका, क्या सिनेरियो है। ठीक है, जब हमने उसकी बात भी शुरू कर ली तो क्यों ना हम जल्दी से ख़त्म कर दें। क्या इसकी वजह देखो x2 है, अभी तक क्या हो रहा है जनाब कि x2 की वैल्यू हम कहते हैं बड़ी हो रही थी x1 से, ये तो कह रहे थे, हाँ यही कह रहे थे। और जब हालांकि इसका उल्टा हो जाए कि x2 जो भी है लिखा हुआ है ये छोटा हो जाए, किससे, अरे यार x2 की वैल्यू जब छोटी हो जाए किससे, x1 बड़ा हो जाए। यहाँ पे क्या x2 बड़ा है, और अभी तक क्या चल रहा था हमारे पास जो भी फॉर्मूला था, जो भी उसमें x की वैल्यू थी वही x की वैल्यू उसके फंक्शन के अंदर भी बड़ा वही बड़ी हुई थी। यहाँ पे जो बड़ा था उसके फंक्शन के अंदर भी वाला भी वही बड़ा था। यहाँ पे देखा यहाँ पे x2 बड़ा है लेकिन यहाँ पे x1 बड़ा हो गया, तो जाहिर सी बात है सब कुछ उल्टा हो रहा है, क्योंकि अब इसका डिफरेंशिएशन भी उल्टा है कि इंक्रीजिंग में बड़ा होना चाहिए, जब डिक्रीजिंग में जब छोटा हो जाएगा डिफरेंशिएशन तो डिक्रीजिंग हो जाएगा। तो ये क्या डिक्रीजिंग का टर्म है, ये क्या है डिक्रीजिंग। अच्छा स्ट्रिक्टली क्या होगा, अब देखो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में क्या था कि वैल्यू कहीं पे बराबर नहीं होती, एक दो इंस्टेंट की बात छोड़ के वैल्यू कहीं पे भी बराबर नहीं हो रही थी, बस बढ़ती ही चली जा रही थी। जो भी दूसरा पॉइंट हो रहा था वहाँ पर वो पहले पॉइंट से बड़ा था, बात आपको नहीं समझ में आई। जो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में दूसरा पॉइंट था वो पहले वाले पॉइंट से हमेशा बड़ा आ रहा था, समझ गया। तो डिक्रीजिंग में क्या होगा, जो भी पहले वाला पॉइंट होगा वो बड़ा होगा आने वाले पॉइंट से, नहीं समझ में। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो ये भी क्या किसी इंस्टेंट में बराबर हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन बात की बात करेंगे। अगर कोई सा भी ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है जनाब, तो जनाब ये समझ लीजिए आप कि वो किसी तो जो भी वैल्यू होगी पहले वो उसकी वैल्यू जो बाद में आएगी उससे बड़ी होगी पहली वाली वैल्यू। हालांकि ए वाली वैल्यू फिर यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा, यहाँ सी होगा, तो सबसे अगर डिक्रीजिंग है तो सबसे बड़ा कौन होगा, ए। तो आने वाली वैल्यू से तो ए बड़ा होगा, फिर बी किससे बड़ा होगा, सी से। यानी इसका मतलब हम ये कहें हमारे पास जो भी वैल्यू होगी, जो भी आने वाली वैल्यू होगी वो छोटी होगी जो भी पीछे की वैल्यूज हैं। अब आप समझ गए, ठीक है। अगर ये समझ गए तो आपको ग्राफ के जो भी पॉइंट, आपको जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो आप समझ जाएंगे। स्ट्रिक्टली का मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब ये हुआ। अच्छा इसमें भी इक्वल का साइन आ सकता है क्या, हाँ जनाब बिल्कुल आ सकता है। हालांकि हम ग्राफ नहीं ले रहे हैं, हालांकि इसमें ग्राफ का लॉग का ग्राफ, एक्सपोनेंशियल ग्राफ वो सब आते हैं, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं। आप अपनी बुक से देख लेना, क्योंकि वहाँ से इतना बड़ा नहीं खींचना नहीं चाहते, क्योंकि इसका इंट्रोडक्शन ही इतना बड़ा चला जाता है कि साला क्या होता है। खैर यहाँ पे मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन नहीं आएगा, नहीं आएगा मतलब सॉरी इसमें आएगा और नहीं भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। यहाँ पर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ये तो अब दोनों में ओके है। ठीक है ठीक है। स्टिकली मतलब किसी भी इंस्टेंट पे बात तो रुक जाएगी ना, हाँ रुक जाएगी। कौन सी मतलब जैसे कि मान लिया यहाँ पर x2 की वैल्यू अगर x1 से बड़ी रहेगी और इसी का उल्टा अगर हो जाता है हमारे पास कि x2 की वैल्यू जो बड़ी है वो छोटी पड़ जाती है x1 से, ठीक है ना, तो इसमें कहीं पे भी गड़बड़, मतलब यहाँ पे अगर कल को इक्वल का साइन लगे कोई दिक्कत तो नहीं हुई, नहीं यार कोई दिक्कत नहीं हुई, सब चलेगा। लेकिन किसी तो एक दो में बात आए, ठीक है ना। तो ये भी चीज़ अगर कोई स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में बुक्स ही इतनी देती हैं
नहीं, हालांकि बुक्स भी बहुत सही है, वो इसमें असर्शन फॉर्म कर देते, तो बिल्कुल छोटे में लिखती है मैथमेटिकल लैंग्वेज में, तो लोग इग्नोर करते हैं। हालांकि इसको जो हमने बताया कि हाँ वो एक्स क्यूब पर उसको आपको वो देंगी एग्जाम्पल बुक्स वगैरह, बुक्स इस लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया किसी भी इंस्टेंट में हो सकती है एक दो, ज़्यादातर में नहीं होगी, 90% नहीं होगी और 10% हो भी सकती है। तो यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन लाइन अभी कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हालांकि वो डिफरेंशिएशन आपको बता दिया है। अच्छा, मोनोटोनिसिटी का मतलब ग्राफ कैसा इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेफ्ट जा रहा, राइट जा रहा, उस हिसाब से वैल्यूज हैं। अच्छा, ये हमने जो पढ़ा हुआ सिर्फ इंटरवल्स में था कि यहाँ पर कोई सा भी जो फंक्शन है ये इंटरवल a, b से इंटरवल्स के क्वेश्चन फॉर्म होंगे, वो हम देखेंगे। ये अभी बात जो हमने करी ये सिर्फ इंटरवल्स के लिए करी है। अच्छा, इंटरवल मतलब ए से शुरू b में खत्म, ठीक है ना। अब वो देख मोनोटोनिसिटी इन अ पॉइंट, मतलब पॉइंट में क्या हो जाएगा। अब आप कहोगे कि पॉइंट में आप कैसे ग्राफ को डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स, यहाँ पे अभी इंटरवल था, तो अब ये बता दे रहे थे कि ये साला ए से शुरू हो रहा था, बी में खत्म। ये तो चलो आपने बता दिया कि यहाँ से इंक्रीजिंग हो रहा, डिक्रीज। अब एक पॉइंट में, इस पॉइंट में, अब इस पॉइंट के ऊपर क्या ही ग्राफ बनेगा, बात समझ लो। तो ये भी लोगों का अच्छा खासा वो होता है दिमाग की, एक पॉइंट में कैसे ग्राफ आप बता दोगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। बात समझ में आ रही है। हमने क्या कहा कि अभी तो इंटरवल था, तो बता देते यहाँ से लेफ्ट से राइट जाके यहाँ इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अब तो बात आ गई पॉइंट्स की, तो पॉइंट में आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, आप जानते हो कि किस तरीके से हम डिस्क्राइब करेंगे। बिल्कुल थोड़ा सा बैक जाओ, ठीक है। कोई सा भी एक पॉइंट अगर हमने बात ली हुई, देखो हम बिल्कुल इंट्रोडक्शन बिल्कुल डेप्थ में देंगे, आपको बिल्कुल हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है ना। उस तरीके में मान चलते कोई सब एक पॉइंट हमने x बराबर a पे लिया हुआ है, और अभी तक कोई इंटरवल हमने बता दिया कि आप एक पॉइंट पे कैसे निकालोगे, जबकि ये पॉइंट हमारे पास क्या है, a है, ठीक है। आप कैसे निकालोगे, तो एक पॉइंट में ग्राफ तो दुनिया भी नहीं बता पाई, हम कैसे बता देंगे। अच्छा, तो इसमें अगर कर्व ले लें हम, सिंपल से कोई सा भी एक पॉइंट है, ये कोई सा भी एक पॉइंट है कर्व में, कोई सा भी पॉइंट है x बराबर a, इसमें हमें ग्राफ देखना है, मतलब बताना है इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग, वो भी एक पॉइंट में, एक पॉइंट को देखते हुए, तो हम तो नहीं बता पाएंगे। तो हम ये कहते हैं थोड़ा सा लेफ्ट ले लें, x बराबर a माइनस का h। अच्छा, और यहाँ पे कोई सा भी एक पॉइंट ले लें, इसका नाम हम दे दें h प्लस का h। आप कहोगे तो हमने चीटिंग कर दी। चीटिंग क्या, हमने कुछ नहीं, हमने यही तो हमने कहा था आपसे थोड़ा बैक जो आपको समझ में आ जाएगा। लिमिट में यही तो करते थे, किसी भी एक पॉइंट में जाने के लिए उसके राइट और उसके लेफ्ट, बात खत्म। लिमिट में हम क्या करते थे, जो उसके राइट वाले नेबरहुड में देखते थे और राइट वाले नेबरहुड में देखते थे। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। इसका मतलब कोई आपको बता पा रहा है आपको, अगर इसको अगर हम लिख दें आपकी लैंग्वेज में, तो आप ये कहोगे हमारे पास जो भी ए एच है ये छोटा किससे, ए से, और जो ए है ये छोटा किससे, ए प्लस एच से। ऐसा ही तो कुछ हुआ होगा ना, जो भी पॉइंट है तो इसके जस्ट जो बात के पॉइंट होगा वो तो बड़ा होगा किससे, इस वाले से हमने बात करी हुई थी, ठीक है। और ये पॉइंट जो भी छोटा होगा इसके नीचे वाले पॉइंट से। ये बात सबको समझ में आ रही है, हाँ जी, आपको समझ में आ गई पूरी बात। तो जिस दिन इसमें आप फंक्शन डाल दोगे, फंक्शन डाल मतलब ए प्लस एच हो जाएगा, यहाँ पे ए ये आ जाएगी वैल्यू, ए प्लस का एच आ जाएगा, बताओ। तो इस तरीके से हम इसके कोई से भी पॉइंट में हम फंक्शन बता सकते हैं। अच्छा, ये आपको समझ में आई किस तरीके से हम फंक्शन डाल सकते हैं। और यहाँ पे तो आप तो यहाँ पे माइनस है ना, और ये हम बताने की ज़रूरत ही नहीं कि LHD आप लगा दोगे क्या RHD आप लगा दोगे, ये सॉरी LHD है ना, तो बार बार क्यों लिख रहे हैं, ठीक। और ये वैल्यू अब RHD की दिख रही है, इस तरीके का कुछ आपको दिख रहा है, तो वहाँ से वैल्यू आप आसानी से फाइंड कर सकते हो। चलो ये तो बात होगी ज्ञान की, ठीक है। अब जहाँ से MCQ फाइंड हो सकते हैं और यहाँ पे असर्शन इसे फाइंड हो सकते हैं, फाइंड नहीं फाउंड हो सकते हैं, ठीक है। उसने कल को किसी ने कह दिया हमारे पास कि ये इस तरह का कोई ग्राफ है, सीधे आ रहा था ये रुको ग्राफ अच्छे बना दो, ये कोई ग्राफ आ रहा था और ये चला गया हमारे पास। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम किसी ने दे दिया ए। आपको इस पॉइंट, इस जगह से पॉइंट पे आपको बताना है पास कि इसका क्या मोनोटोनिसिटी क्या हो गया हमारे पास। तो आप कह दो ए माइनस का एच ले लूँगा, और ये इससे ना लूँ तो इसका एच कहाँ से निकलेगा, हल्का सा बेंड लेना है, क्योंकि इसी के ऊपर MCQ फाइंड होता है। फाइंड नहीं यार वो तो यहाँ पे एक बिल्कुल बिल्कुल जरा सी दूरी पे, ये तो आप समझ गए यहाँ पर, ये तो आप शुरुआत से करते आ रहे हो, ठीक है। मतलब ध्यान से देखो तो इसमें इसमें भी आप निकाल लोगे, क्योंकि किसी में भी आप निकाल लोगे, लेकिन ध्यान से देखो ये हमने बेंड लिया हुआ है। अच्छा, बेंड का मतलब क्या पड़ा हुआ था, जब भी ग्राफ अगर बेंड हो तो इसका अंदर क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉट डिफरेंसिबिलिटी। नॉट डिफरेंसिबिलिटी मतलब जो डिफरेंस मतलब जो डिफरेंसिबिलिटी ना हो,
डिफरेंशियबिलिटी ना हो मतलब जिसका डिफरेंशिएशन ना निकल सकता हो, और जिसका डिफरेंशिएशन ना निकल सकता हो मतलब, तो मतलब इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकल सकता, लेकिन ये तो एओडी के अंदर है। फिर अभी आपने कहा कि इसका भी आप बता सकते हो ग्राफ की इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, तो मतलब अगर कोई सा भी ग्राफ ओवरऑल देखें क्रक्स इसका क्या आएगा, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि नॉन डिफरेंशियबिलिटी जो भी, मतलब अगर नॉन जरूरी नहीं कि जो डिफरेंशिएशन ना हो, जिसके डिफरेंशिएशन ना हो उसका भी हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता सकते हैं। हाँ तो देखो ये बैंड आ गई जनाब, हालांकि हमने सब कहा था हर एक पॉइंट आपसे जुड़ा है, हर एक पॉइंट, ठीक है। हमने वहाँ पे बताया कि ग्राफ में अगर कहीं से भी बेंड आए तो कह दोगे वो नॉन डिफरेंशियबिलिटी है। नॉन डिफरेंशियबिलिटी का मतलब शॉर्ट है डेरिबल, नॉन डेरिबल, और डेरिबल का मतलब ये होता है हमारे पास जिसका हम डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स ना निकाल पाए। तो ओवरऑल अगर मेन पॉइंट में जाकर हम बात करें तो हम ये कहना चाह रहे हो कि इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकल सकता है, इसका डिफरेंशिएशन नहीं निकल सकता है, फिर भी हम बता सकते हैं आपको ग्राफ इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। हाँ ये हम कहना चाह रहे हैं, जिसको आप ग्राफ देखे ये मतलब आप ये मतलब जान जाओ कि ये ग्राफ हमारे पास या डिफरेंशियबल नहीं है, जिसका हम डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते, उसके ग्राफ को जो जिसका हम डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते उसके ग्राफ में देख के हम ये भी बता देंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। मतलब ये कहना चाह रहे हो कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिपेंड नहीं करता डिफरेंशिएशन में, वो डिफरेंशिएशन हो ना हो ग्राफ से इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग लेने देना कुछ नहीं, आप हर किसी का ग्राफ बता सकते हो कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, चाहे वो डिफरेंशियबल हो चाहे वो ना हो, ठीक है। जिसका डिफरेंशिएशन नहीं निकल पा रहा हो उसका भी हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता सकते हैं। लेकिन इतनी बार बोला है आप गुस्सा आ रहे होगे कि क्या भाई बार बार बोल रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर बात आ जाए, यहाँ पे ये ओपन बॉल है, हालांकि ओपन और डार्क बॉल की बात बहुत करी हमने, ठीक है। यहाँ पे किसने कहते ये चलो ये जो इस पॉइंट में आपस वैल्यू देखो, इस पॉइंट में ग्राफ में वैल्यू निकलेगी या इस पॉइंट में निकलेगी, जो भी डार्क है उसी में तो निकलेगी, और इस ओपन में से पास हो जाएगी हमारे पास ये एक्स बराबर ए, ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स बराबर ए प्लस का एच, और ये हो जाएगा एक्स बराबर ए माइनस का एच। अच्छा ये ग्राफ तो डिसकंटिन्यूअस है, क्यों, क्योंकि ग्राफ तो टूट गया। अच्छा मतलब फिर भी आप कह रहे हो कि इसका इंक्रीजिंग और डिक्रीज बता सकते हैं हम, हाँ बता सकते हैं। इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि जो कॉन्टिन्यूअस नहीं है हमारे पास उसका भी इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो बता सकते हैं। हाँ तो ओवरऑल आपको ये बात समझ में एट अ पॉइंट में कि आप किसी भी पॉइंट का ग्राफ आप बता सकते हो, थोड़ा सा लेफ्ट में जाके थोड़ा सा राइट में जाके, है ना। और हमने शुरुआत में ये भी लिमिट में आपको बताया था कि अगर लिमिट का मतलब होता है थोड़ा सा भी अगर हेयर लाइन ब्रेकेज आ जाता है हमारे पास ग्राफ में तो उसको कैसे इग्नोर करना है। चलो यहाँ पे इग्नोर का तो नहीं, लेकिन यहाँ पे ये बताया कि एक पॉइंट में हमारे पास क्या, हमारे पास ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो तब भी यहाँ पे मदद कर रहा है, हालांकि समझ रहे हो आप लेफ्ट में और राइट में जाने के बाद। खैर और फिर आपने ये भी पॉइंट क्लियर यहाँ से किया, कल को कोई जब एमसीक्यू या असंसद बन जाता है कि जो हमारे पास जिसका डिफ्रेंशिएशन हो रहा हो ना हो रहा हो तब भी हम उसका इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बता सकते हैं, जो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो या कंटिन्यूअस हो उसका भी हम बता सकते हैं। क्या क्या बता सकते हैं कि वो हाँ कि वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है। अब हम सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टिकली आ जाते हैं क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस।